चलिए मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिया एवरीवन। ठीक है, तो कल हम लोग थे यहाँ पे ईएमएमसी टेम्पररी एंड परमानेंटली राइट प्रोटेक्शन, यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। इसके बाद है हमारा ईएमएमसी पासवर्ड लॉक। ईएमएमसी पासवर्ड लॉक, ईएमएमसी पासवर्ड लॉक का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ईएमएमसी आप अपने EasyJetAge से उसे डिटेक्ट किए हैं तो आप उसे चाहें तो EasyJetAge बॉक्स के थ्रू आप उसे लॉक कर सकते हैं। तो ये लॉक करने से आपको क्या बेनिफिट रहेगा? तो इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, बस ये है कि उस ईएमएमसी को फिर UEFI यूजर जो है उसे रीड नहीं कर पाएंगे, उसे एक्सेस नहीं मिल पाएगा, वो डंप नहीं रीड कर पाएंगे, उसका ना राइट कर पाएंगे, यानी कि वो ईएमएमसी लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से UEFI यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आप उसे EasyJetAge में एक्सेस करेंगे तो वो दिखा देगा ईएमएमसी पासवर्ड लॉकेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है EXT/CXT वर्जन 1.7 MMC 5.1। ये हमारा जो EMMC है, जो कि हमारे मोबाइल की EMMC जो है, ये जिस तरह से नए नए वर्जन इसके शुरू से लेके अंतिम तक आया मार्केट में, उस तरह से यहाँ MMC 5.0 ये अभी MMC आप प्रेजेंट देख रहे हैं, और इसके बाद आया था MMC 5.1, और इसके बाद चला आया UFS 2.0। तो ये EMMC का वर्जन है, EXT/CXT वर्जन है, जो EMMC की जनरेशन है, उस जनरेशन को ये बताता है कि ये जो है आपकी 5.0 जनरेशन है, इसके बाद की जो जनरेशन है वो 5.1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम कहते हैं पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48। ठीक है, तो ये जो है आपकी बूट पार्टीशन 1 के अंदर ये रहता है बूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसको कि हम लोग रोम 2 कहते हैं, रोम 2। तो बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आपकी जो EMMC है, इस EMMC की एक बूटिंग सिस्टम है जिसका कि सेटिंग्स है 0x48। ठीक है, तो जितने भी EMMC हैं, यानी कि आपकी जो हैंडसेट में चिप सेट रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आपको UEFI में भी बताया गया होगा आपको सुनील सर ने, कि जितने भी हैंडसेट है हम लोग मॉडल नंबर को नहीं जानते हैं, हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग में उसकी चिपसेट को पकड़ते हैं कि वो क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, SPD है, या फिर हाई सिलिकॉन है। तो ये सब जितने भी CPU में जो EMMC काम करते हैं, उन सभी EMMC का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। अभी जो आप पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 देख रहे हैं, ये 0x48 दो CPU के पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक मीडियाटेक का और दूसरा सैमसंग के एक्सिनोस चिपसेट का। इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपको 0x48 मिलेगा। मीडियाटेक की जितनी भी हैंडसेट को आप डिटेक्ट करेंगे उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 मिलेगा, और एक्सिनोस चिपसेट जो कि सैमसंग के हैंडसेट में आते हैं, एक्सिनोस, ठीक है, उसके भी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00 हो जाए तो आपका हैंडसेट चालू नहीं होगा। तो ये 0x00 इसलिए हो जाता है जब हम अपनी हैंडसेट को ISP पे आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई के दौरान लूज कनेक्शन, लूज वायर होने की वजह से सेट आधा अधूरा आइडेंटिफाई होता है, उस वक्त ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो जाने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से हैंडसेट बंद पड़ जाता है, डेड पड़ जाता है। तो आपको होता है कि मैंने तो सिर्फ ISP कनेक्ट करा, आइडेंटिफाई करा, इतने में फोन डेड कैसे हो गए? तो यही होता है कि अगर वो बीच आइडेंटिफिकेशन में वो एरर आ जाता है लूज वायर की वजह से,
तो वहां भी आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो जाता है, उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने की प्रोसेस हम आगे बताएंगे। फिलहाल हर एक व्यू से ये समझ लेना है कि किस टॉपिक्स का क्या मतलब होता है। यहाँ इतने सारे जो वर्ड हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है आपके फोन के अंदर, ठीक है। तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग समझ गए, ये सब अलग अलग होता है। मीडियाटेक का 0x48, एक्सिनोस का 0x48, स्पेक्ट्रम का 0x38, एसपीडी का 0x08, हाई सिलिकॉन का 0x08, ठीक है। तो ये सब सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, इसे नोट करके रखिए या दिमाग में सेट रखिए, तभी आप हैंडसेट की को आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करेंगे। तो जो भी मिसिंग रहेगा उस पर आपकी नजर जाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या मिसिंग है और क्या सही है, ठीक है। इसके बाद है बूट बस कॉन्फ़िगरेशन 0x08, यानी कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48, यानी कि उसी चीज का ये सेकंड है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x48 आपकी बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। अगला है हार्ड रीसेट फंक्शन, ठीक है, HW रीसेट फंक्शन। यहाँ देखिए हार्डवेयर रीसेट फंक्शन, ये वाली। तो इस टॉपिक का मतलब है हार्डवेयर रीसेट फंक्शन लास्ट में है 0x01, यानी कि आपका जो हैंडसेट है वो बटन से एक बार हार्ड रीसेट हो चुका है, ठीक है। यानी कि वो जितनी बार हार्ड रीसेट होंगे, एक बार या दो बार, तो यहाँ पे वो काउंट हो जाएगा कि वो हैंडसेट को कितनी बार हार्ड रीसेट करा गया है। तो जिस हैंडसेट का ये एमएमसी है, उस हैंडसेट को एक बार हार्ड रीसेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हाई कैपेसिटी विथ ग्रुप साइज, ठीक है, एचसी विथ ग्रुप साइज, यानी कि ये आपका हाई कैपेसिटी विथ ग्रुप साइज, यानी कि आपकी एमएमसी का ये कंप्लीट कैपेसिटी है, जो कि बाइनरी कोड में लिखा गया है कि आपकी एमएमसी का जो कंप्लीट कैपेसिटी इतना इतना साइज है, जो कि हमारा यहाँ 16 GB का साइज है, 15028। तो उसको ये कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया गया हायर कैपेसिटी, ठीक है। अगला है पार्टीशन सपोर्ट, पार्टीशन सपोर्ट, ठीक है। पार्टीशन सपोर्ट 0x07 मीन्स इस एमएमसी में पार्टीशन सपोर्ट है, वो जिसका की कोडिंग 0x07 है। अगर यानी कि इस एमएमसी में बैड हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए या पार्टीशन डैमेज हो जाए, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं इसकी पार्टीशन को दोबारा कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टीशन सपोर्ट के ही ये सारे टॉपिक हैं। तो प्रेजेंट में ये कह रहा है कि पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड, क्या यानी इसकी पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड है 0x00, यानी कि ये एक बार भी इसकी पार्टीशन नहीं हुआ है, यानी कि इसकी पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड अभी इसमें नहीं हुए हैं। अगर आप कीजिए करेंगे इसकी पार्टीशन को, तो यहाँ 0x01 में ये तब्दील हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ ये हार्ड रीसेट में 1 में चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। एवरीवन सुन पा रहे हैं मुझे? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में या समझने में? ठीक है। तो पार्टीशन सेटिंग कंप्लीटेड लास्ट जो है, इसका कहने का अर्थ होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कि आपके एमएमसी में जितने भी एमएमसी प्रोग्राम आते हैं, पार्टीशंस आते हैं किया हुआ, तो वो कंपनी आपको ऑलरेडी करके देता है, और एक टाइम उस पर और रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओटीपी, यानी कि वन टाइम पार्टीशन। और ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड भी होता है, बट मोबाइल टेक्नोलॉजी के लाइन में वो वन टाइम पार्टीशन हो जाता है ओटीपी। तो इस पे आप वन टाइम पार्टीशन कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो फिर से ये एमएमसी 2-4-6 महीने के लिए यूज के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये हमेशा जब आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एक ext फाइल को सेव करता है, बैकअप सेव ext फाइल, यानी कि ये एक ext फाइल को बैकअप सेव करता है। कहाँ सेव करता है? तो आपके यूएफआई बॉक्स के सी प्रोग्राम में, ठीक है, यहाँ पे करता है, जहाँ आप सॉरी जेटएज बॉक्स जो है ये जहाँ इंस्टॉल होते हैं, यहाँ देखिए ext ये सेव करता है, ठीक है, ये ext को सेव करता है, या आप इसकी ext को मैनुअली भी बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ext का काम क्या होता है, ठीक है।
तो ext.cxd फाइल का काम होता है, जो अभी आपने पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को देखा था, जो कि हर चिपसेट का अलग अलग रहते हैं, तो वो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी अगर मिसिंग हो जाए तो आप उसे ext.cxd फाइल को राइट करके ठीक कर सकते हैं। एक पहला काम। दूसरा काम और होता है ext.cxd का कि आपकी तमाम पार्टीशन का जो साइज होता है, टोटली पार्टीशन के जो साइज रहते हैं, फुल पार्टीशन यानी कि रोम 1, रोम 2, रोम 3 की जो साइज है, इस साइज को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी ext.cxd फाइल को राइट किया जाता है। यानी आपके पार्टीशंस की साइज को कॉन्फ़िगर करने के लिए ext.cxd फाइल का राइट किया जाता है। ठीक है, तो वही है ext.cxd फाइल। उसके बाद है यहाँ इनवैलिड बैकअप जीपीटी हेडर बट वैलिड मेन हेडर, यानी कि ये कह रहा है कि इसकी बैकअप जो है जनरल पार्टीशन टेबल, ये इसकी जो है इनवैलिड रीडिंग में प्रॉब्लम आया, यानी ये इसे सही से रीड नहीं कर पाया है। ठीक है, जिस वजह से ये आपको जो सिम्स में भी, टेबल सिम्स में भी करप्टेड, यानी कि इसकी जो ये टेबल बनते हैं, इसमें से कोई ना कोई टेबल जो है वो करप्टेड है और वो मिसिंग है। ठीक है, यानी कि इसकी एक भी टेबल मिसिंग रहेगा तो आपके हैंडसेट जो है कंप्लीटली ऑन नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें हैंग और लोगों का हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो रीड होता है आपकी एमएमसी, तो यहाँ से आपकी EasyJet बॉक्स जो है इसकी जीपीटी टेबल को, इसकी और जीपीटी टेबल को ये फाउंड करता है। अगर वो फाउंड उसे नहीं होता है तो यहाँ पे वो जितने भी टेबल शो करते हैं, वो टेबल कुछ ना कुछ इसमें स्किप हो जाता है, जिस वजह से ये इंफॉर्मेशन दे देता है। बल्कि कोई जरूरी नहीं है कि नहीं शो होगा तो आपके हैंडसेट ऑन नहीं होंगे, ऑन हो जाएगा, बट इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो राइट शो नहीं होते हैं। इसके बाद है रियल डिस्क ऑफ इमेज, यानी आपकी डिस्क का कंप्लीट इमेज जो है साइज जो है 14.7 GB है, यानी 14.7 GB, यानी 16 GB इसका टोटल रहता है। बट रियल साइज जो है इसका, जैसे यहाँ देखिए इसने लिखा रियल हार्डवेयर, यानी कि इसकी रियल साइज 14.7 GB ही है। और सॉफ्टवेयर डिस्क साइज जो है 14.7 GB में से ही आपको सॉफ्टवेयर के लिए साइज जो है इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है डिस्क आइडेंटिफायर गाइड, यानी आपकी डिस्क जो रीड होते हैं उसका भी एक बाइनरी कोडिंग है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग है। और है लॉजिकल सेक्टर साइज, यानी कि इसकी जो टोटल सेक्टर साइज है आपकी डिस्क की, वो यहाँ से इतनी सेक्टर साइज है, यानी जब इसे प्रोग्राम किया जाता है तो इसके जितने भी सेक्टर बनते हैं, जितने भी फाइल्स के छोटे छोटे बीट्स बनते हैं, उन सभी बीट की जो सेक्टर है वो इतने सेक्टर इसके अंदर डले हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि हमारी डिस्क के अंदर क्या क्या मौजूद है। अब लास्ट अब है इसके बाद पार्टीशन इंफॉर्मेशन, कि जब आप आपकी एमएमसी डिटेक्ट हो गए तो उसके अंदर जो पार्टीशन है, जो जीपीटी है यानी जनरल पार्टीशन टेबल, उसके अंदर जितने भी तमाम फाइल है, उस फाइल का जो व्यू है वो आपको दिख जाता है कि इसमें टोटली इतने फाइल्स है और सभी फाइल्स का अपना एक अलग अलग साइज है। और सबसे लास्ट में आता है एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन। एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन यानी कि इसके अंदर जो ये पार्टीशन है, जो सॉफ्टवेयर डली हुई है, वो किसका है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर और पार्टीशन है 2.9 GB, यानी 3 GB के करीब इसके अंदर फाइल्स है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर पार्टीशन का साइज है। और ये टोटल सॉफ्टवेयर जो है किसका, था A510, जो सैमसंग A5 की जो मॉडल है उसका ये बोर्ड EMMC है, जिसमें ये मॉडल्स की इसके अंदर सॉफ्टवेयर डली हुई है XU4 करके, यानी बाइनरी 4। ये U4 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे जिसने भी सैमसंग का क्लास किया है। तो U4 का मतलब इसका बाइनरी कोड। तो इसमें इतनी बाइनरी की फाइल्स डली हुई थी। ये सैमसंग का A5 मॉडल है। ठीक है, और इसके अंदर जो CPU यानी कि प्लेटफॉर्म है, जो CPU है वो एक्सिनोस का है। एक्सिनोस CPU, जिस तरह से मीडिया और क्वालकॉम होते हैं उस तरह से एक्सिनोस भी होता है। तो ये टोटल हमारा जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड की है। और सबसे लास्ट अंतिम में यूजर एरिया। यूजर एरिया मीन्स कि यूजर की जो डेटा है वो कितने स्पेस आपकी फोन की मैक्सिमम वो ले सकते हैं, तो वो 11.24 GB तक वो आपकी फोन की मैक्सिमम स्पेस को ले सकता है। इतनी स्पेस को ये लेंगे आपके फोन की स्पेस को। ठीक है,
तो ये टोटल इंफॉर्मेशन है, ये टोटल लॉग रिपोर्ट है, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि इस एमएमसी के अंदर कौन सी डेटा अवेलेबल है और कौन सी डेटा का मतलब क्या होता है। अब इसमें बात है कि जहां पे एरर रहेगा, जहां पे कंप्लीटली एरर रहेंगे या प्रॉब्लम रहेगा, वो वाली कॉलम ग्रीन लेयर में ना आकर के ग्रीन कलर में, वो रेड कलर में आपको शो करेगा। तो उससे भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हमारी इस एएमसी में दिक्कत है या कनेक्टिविटी का लॉस है या प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो रेड लेटर में वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये टोटल इसका लॉग रिपोर्ट है, ये लॉग इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी ईएमएमसी को इसमें कनेक्ट करते हैं, किसी भी ईएमएमसी आईसी को कनेक्ट करते हैं, तो इसके बाद जब हम लोग उस ईएमएमसी को क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों हम अच्छे फोन की ईएमएमसी को तो नहीं खोल के कनेक्ट करते हैं, कोई ना कोई जो फोन में प्रॉब्लम है कि ईएमएमसी से दिक्कत हो सकता है या हार्डवेयर, तो कंफर्म होने के लिए हम लोग उसे खोल करके या आईएसपी करके उसे हम लोग जेटएस से कनेक्ट करते हैं। जब जेटएस से कनेक्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है कि उस फोन के अंदर जो मौजूद डेटा है उसका बैकअप बना लेना। तो मौजूद डेटा में उसके अंदर फाइल होते हैं और सिक्योरिटी होता है, उसका बैकअप बना लेना, ताकि उस ईएमएमसी को अगर आप रिपेयर करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, डिस्क रिपेयर करेंगे या बैड हेल्थ को सॉल्व करेंगे, तो आप उसे फिर से उसकी नेटवर्क को ला पाए, उसके सिक्योरिटी को सेम नंबर में ला पाए। उसके लिए हम लोग उसका डंप और सिक्योरिटी का बैकअप लेते हैं। ठीक है एवरीवन, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, अब इसके बाद है डंप फाइल। वीवो 1807 जी कह रहा है कि सर हमें ऑफलाइन सीखना है, तो आप ऑफिशियल नंबर पे बात कर लीजिए, जो 893 कंपनी का नंबर है, 5933 593। ठीक है, 893 593। तो ये कंपनी की ऑफिशियल नंबर पे आप एक बार बात कर लीजिए, या आपके ग्रुप एडमिन में भी है श्रेया, शालिनी, काफी लोग हैं, उन्हें आप पर्सनली चैट कर लीजिए। 8935939022 ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे बात कर लीजिए। तो ये कंप्लीट लॉग पढ़ने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इसकी डंप सेशन पे। तो डंप क्या होता है? तो डंप फाइल आपके हैंडसेट के अंदर मौजूद तमाम फॉर्मवेयर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। आपके हैंडसेट के अंदर मौजूद तमाम फॉर्मवेयर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिससे कि किसी भी दूसरे फोन को ऑन किया जा सके, यानी उसकी मदद लेकर के उसे चालू किया जा सके। तो उसी का काम, उसे हम लोग डंप फाइल कहते हैं, जो कि आप किसी भी डेड फोन को रिपेयर करने में आसान करता है और वो जरूरी भी है डंप फाइल। तो डंप फाइल कहाँ से आता है, कौन बनाता है? तो डंप फाइल किसी न किसी हैंडसेट से ही निकलता है, और उसका काम होता है ओनली फॉर मोबाइल को चालू कर देना, सिर्फ चालू कर देना। बाद बाकी की जो काम है वो काम है आपके फॉर्मवेयर की, जो कि आपके हैंडसेट को कंप्लीटली मेन्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो आगे का काम फॉर्मवेयर का होता है, फॉर्मवेयर ही आपके हैंडसेट के मेन्यू तक आपको ले जाते हैं। तो डंप फाइल जरूरत पड़ता है जब हम लोग किसी भी हैंडसेट को डेड बुट रिपेयर करते हैं, या फिर किसी भी ईएमएमसी को रिपेयर करते हैं, या परजेंट ईएमएमसी को ही आपको रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले उसका डंप रीड कर लेंगे और सिक्योरिटी बैकअप रीड कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि इसकी डंप को किस तरह से रीड करते हैं, किस तरह से इसकी बैकअप को बनाते हैं। तो सबसे पहले डंप को रीड करने का प्रोसेस है कि हमें आना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक रहेगा,
इसको हटा देना है, राइट ऑल यूएमसी है यहाँ को इसे हटा देना है। हटाने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ रोम पार्ट पे, रोम 1 2 3 ये यहाँ जो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे रोम 1, ये देखिए रोम 1 सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और रोम 1 सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज सेलेक्ट करेंगे कि कम से कम कितना जीबी का डंप लेना है। तो इसके लिए नोट कर लीजिए कि अगर 4 जीबी का ईएमएमसी है तो कम से कम 256 एमबी का डंप लेंगे, 8 जीबी का है तो कम से कम 512 एमबी का लेंगे, 16 का भी है 32 का भी है तो 512 एमबी का डंप लेंगे मिनिमम, या 256 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोशिश करें कि कम से कम 512 एमबी का डंप ले। ठीक है, 32 जीबी 64 जीबी तक। फिर उसके बाद है कि 64 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 64 जीबी, तो 64 का आप कम से कम 1 जीबी का डंप लीजिए और 128 का 2 जीबी का डंप लीजिए और 256 का 4 जीबी का डंप लीजिए। ठीक है, तो आप लोग मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर 2 4 8 जीबी तक है, 2 4 जीबी तक है तो आप 256 एमबी का डंप ले सकते हैं। अब 8 जीबी से ऊपर है, 16 है, 32 है तो कम से कम 512 एमबी का डंप लीजिए। उसके बाद 64 है तो 1 जीबी का डंप लीजिए, 64 के बाद 128 है 2 जीबी का डंप लीजिए, 256 है 4 जीबी का डंप लीजिए। तो इस तरह से डंप के साइज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ रोम 1 है, अभी ये हमारा 16 जीबी का कार्ड है, तो यहाँ से रोम 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे कम से कम हम 512 एमबी, 512 एमबी। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम रीड करेंगे। तो उससे पहले हम अपना एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, ये 510 यही है मॉडल। चलिए यही नंबर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि डंप का मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, यहां से मैंने साइज सेलेक्ट करा। अब यहां से करेंगे रीड ईएमएमसी कार्ड और डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ एक फोल्डर बनाया है ये 510 ऐप, ओपन करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये देखिए एरर रीडिंग एड्रेस है, तो ये एरर क्यों दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे रीनेम करेंगे और इसको करेंगे डाउन, सॉरी एरर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए एक बार वोल्टेज चेंज करके चेक कर लेंगे और एक बार ईएमसी को क्लीन करके फिर से कनेक्ट करेंगे। वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे आदिल जी। और जावेद जी कह रहे हैं कि ईएमएमसी रिवॉल्व करना पड़ता है ना,
तो देखिए ईएमएमसी अगर यूएफआई है आपके पास तो जरूर रिवॉल्व करना पड़ता है, और अगर जेटेज है तो बिना रिवॉल्व का भी चलेगा। चलिए हम एक बार जरा ईएमएमसी को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, हो रहा है रीड। वो वाली ईएमएमसी का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो रीड नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हमारा 512 MB है, यानी कि ये हमारा सही डंप है। तो एक हमारे पास आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से रोम 2 सेलेक्ट करना है, और रोम 2 हमारा क्या रहेगा। ठीक है, अगर रोम 2 को अगर हम रीड करना चाहें तो रोम 2 रहेगा हमारा 4 MB का। ये हमारे 4 MB के रहेंगे, क्योंकि रोम 2 का साइज जो है वो 4 MB ही होता है। देखिए 4096 किलो बाइट्स जो है ये 4 MB ही होता है। तो इसको हम यहाँ से फिर रीड कर लेंगे। डन हो गया।
और रोम 3 कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोम 1, रोम 2, रोम 3 का ही जरूरत है, बाद बाकी और भी किसी डंप की आवश्यकता नहीं है। हमारे हैंडसेट को बूटअप कराने के लिए 3 डंप जरूरी है, रोम 1, रोम 2, रोम 3। तो रोम 1, रोम 2, रोम 3 मैंने रीड कर लिया। अब इसके बाद इसको रीड करेंगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बैकअप। तो अपनी फोल्डर में एक और आप एक्स्ट्रा फोल्डर बना सकते हैं, जिसका नाम आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी लिखेंगे और आ जाएंगे यहाँ पार्टीशन में। ठीक है, यहाँ पार्टीशन में आ गए। पार्टीशन में आप देख लीजिए कि जितने भी पिंक कलर का है, जैसा कि आपका यूएफआई में भी होता है कि जितने भी पिंक कलर है वो सब की आप बैकअप बना लेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, मॉडम है, जीपीटी टेबल ले सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो चलेगा, मॉडम 1, मॉडम 2, और क्या है हमारा यहाँ परसिस्ट फाइल, और कुछ है पिंक में नहीं है। तो इन सभी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद डेस्कटॉप पे जो आपकी जहां चाहे वहां इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेव हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, सिक्योरिटी भी है और डंप भी है। यहाँ देखिए डंप भी है और सिक्योरिटी भी है। तो अब आपके पास सिक्योरिटी और डंप दोनों है। यहाँ देखेंगे तो सबका नाम भी आपको मिलेगा, जीपीटी मॉडम, मॉडम 1, मॉडम 2, परसिस्ट। तो ये सब सारे सिक्योरिटी फाइल है। तो सारा का सारा सिक्योरिटी फाइल आपके पास सेव हो गया, ये टोटल इसकी सिक्योरिटी फाइल है। ठीक है, अब हम फिर से आ जाएंगे लॉग में। तो यहाँ से अभी हमने क्या देखा कि ये वाली जो हमारा पार्ट है, यहाँ से हमने डंप को रीड किया और सिक्योरिटी को रीड किया। अब बारी आता है कि इसको राइट कैसे करते हैं, डंप और सिक्योरिटी दोनों को। अगर आपकी एमएमसी सही है या किसी दूसरे एमएमसी में आप इसे राइट करने वाले हैं, तो कैसे राइट करेंगे, यानी किसी दूसरे एमएमसी में सेम मॉडल की एमएमसी है या सेम फोन है, डेड है, यहाँ की डंप आप उसमें चढ़ाना चाहते हैं। सिक्योरिटी ध्यान रखिएगा एक चीज, सिक्योरिटी आप जिस फोन से कॉपी किए हैं उसी में चढ़ाने हैं, अदर में नहीं चढ़ाने हैं। बट डंप फाइल आप उस मॉडल के किसी भी फोन में चढ़ा सकते हैं। तो राइट करने का तरीका है, यहाँ पे राइट ऑल एमएमसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक को सेलेक्ट करेंगे। एक मीन्स डंप को पहले, तो ये रोम 1 को चूज करेंगे, रोम 2, 3 ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से राइट ऑल रोम्स पे क्लिक कर देंगे, यानी आपका सारा रोम्स जो है यहाँ राइट हो जाएगा। सिर्फ एक रोम आपने सेलेक्ट करा तो रोम 2 और रोम 3 जो है ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो रोम 2, रोम 3 इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गए। अब रही डंप, मैंने रीड किया और ये राइट करने की प्रोसेस है। यहाँ आना है, राइट ऑल रोम्स पे क्लिक करना है रीजन पे, यहाँ से एक को ऐड करना है, सारे के सारे डंप यहाँ ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद राइट ऑल रोम्स पे क्लिक कर देंगे, आपका सारा रोम्स जो है आपकी एमएनसी में राइट हो जाएगा। ये है ये डंप को राइट करने का प्रोसेस। अब सिक्योरिटी को कैसे राइट करेंगे, तो जहां से आपने लिया था पार्टीशन से यहीं पे आना है, और यहीं पे आने के बाद यहाँ से फाइल को लेने हैं मॉडम को, और राइट क्लिक करके फ्लैशर पे जाएंगे और करेंगे राइट सेलेक्टेड। और यहाँ से क्या लेंगे हम, सबसे पहले कौन सी फाइल थी, मॉडम। तो यहाँ देखिए इस मॉडम को सेलेक्ट कर देंगे, तो ये मॉडम आपके फोन में राइट हो जाएगा। ये देखिए राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये रीड किया मैंने, फिर से राइट कर रहा है। अब यहाँ से मॉडम 1 लेंगे, मॉडम 1 को राइट, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, तो एक बार में दो को नहीं, ये सिंगल सिंगल ही राइट होगा। फ्लैशर, और यहाँ से लेना है राइट सेलेक्टेड मॉडम 1। राइट हो गए, काफी छोटा साइज है, 1.5 MB ही है। मॉडम 2,
और ये राइट हो गया। तो ये तरीका है सिक्योरिटी और डंप को रीड एवं राइट करने का, यानी कि सिक्योरिटी और डंप फाइल को आप रीड और राइट इस तरह से कर सकते हैं EasyJetEdge का क्लासिक स्विच के थ्रू। ये EasyJetEdge क्लासिक स्विच टूल है, इसके थ्रू इस तरह से ये आपका राइट होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लैशर टैब है, इस फ्लैशर टैब के थ्रू हम डंप को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीड एवं राइट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगली टूल है इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन। बूट कॉन्फ़िगरेशन टूल का काम है कि आप अभी यहाँ पढ़ा था कि 0x38 ये हमारा क्वालकॉम का होता है। इससे पहले जो एमएमसी थी वो सैमसंग A5 का था, बट उस एमएमसी में थोड़े प्रॉब्लम थे जिस वजह से वो रीड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो दूसरी एमएमसी मैंने कनेक्ट करा तो ये एमएमसी अभी हमारे रेडमी फोन की है, क्वालकॉम चिपसेट की फोन है। तो वहां पे आपको 48 दिखा है, यहाँ पे देखिए 38 दिख रहा है। तो क्यों ये 38 दिख रहा है? क्योंकि ये जो eMMC जिस सीपीयू के साथ अटैच था वो सीपीयू क्वालकॉम की है, तो क्वालकॉम का कॉन्फ़िगरेशन 0x38 होता है। आपकी eMMC जिस भी फोन में काम करेंगे तो उस eMMC का जो सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन है उस फोन की सीपीयू से मैच करनी चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आएंगे और यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट को सेलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे जो है यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 38 आ गया। तो ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो फिर से अगर डैमेज है तो वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये तो ठीक ही था, बट अगर गड़बड़ रहे तो यहाँ से इसको सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यूजर एरिया इनेबल फॉर बूट सबसे नीचे वाला। उसके बाद है बूट पार्टीशन 1, ये हमें सेलेक्ट करना है मीडिया टेक के लिए और सैमसंग एक्सीनोस के लिए। अगर सैमसंग एक्सीनोस की पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को आप ठीक करना चाहते हैं तो बूट पार्टीशन 1 को सेलेक्ट कीजिए, और स्पेक्ट्रम और हाई सिलिकॉन को करना है तो बूट पार्टीशन 2 को सेलेक्ट कीजिए। स्पेक्ट्रम और हाई सिलिकॉन के लिए होगा बूट पार्टीशन 2। ठीक है, अब यहाँ से नीचे है बूट मोड। बूट मोड का मतलब होता है आपकी eMMC जब आपके UEFI या GTEdge बॉक्स से डिटेक्ट होता है तो वो एक कंफर्टेबल वे को पकड़ता है जिससे कि आपकी eMMC में डेटा रीड एवं राइट आसानी से किया जाए। तो उसको हम लोग डिटेक्ट करने का तरीका होता है कि इसको हम लोग से रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट सिंगल डेटा रेट पे, यानी कि यहाँ पे क्या है किसी भी eMMC जो है आपके बॉक्स से आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, सिंगल डेटा कंफर्टेबल। तो इसको चेंजेस नहीं करेंगे। बूट बूट बस विच जो है इसको भी चेंजेस नहीं करना, ये सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ये हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगली है यहाँ पे EXTCXD रीसेट फंक्शन, तो इसका भी हमारा ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इग्नोर डिफॉल्ट रहता है, इसे हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। लास्ट में यहाँ दिया गया है N7100 और i9300 बूट कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे पुरानी वाली फोन थी, जो सबसे पुराने फोन थे पहले सैमसंग के S3 S4 वगैरह, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मिसिंग हो जाए तो आप यहाँ से 1 क्लिक में उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है एडवांस। तो एडवांस टैब जो है ये टैब ही आपके अनलॉकिंग का अच्छा टैब है इस टूल में, कि एडवांस टैब के थ्रू यहाँ से आप अपनी फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो फोन को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आप अपनी फोन की कम्युनिकेशन बनाएंगे बॉक्स के थ्रू। तो कैसे कम्युनिकेशन बनाएंगे, या तो ISP के थ्रू बनाएंगे, या तो फिर USB के थ्रू बनाएंगे, या फिर IC को निकाल करके एडेप्टर में डाल के बनाएंगे, कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन बनेगा। ठीक है, तो एडवांस टैब में हम लोग सबसे शुरू से चलते हैं। तो सबसे पहला है एंड्रॉयड FRP क्लियर, यानी एंड्रॉयड का जो FRP है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन पासवर्ड है, उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। यानी कोई भी एंड्रॉयड फोन है तो FRP क्लियर, इससे ये बॉक्स आपके हैंडसेट का FRP को बाईपास कर देगा। एक मिनट होल्ड करेंगे एवरीवन।
ठीक है। तो एंड्रॉयड एफआरपी क्लियर जो है वो हमारा यूनिवर्सल है, कोई भी हैंडसेट की एफआरपी को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बल्कि सबसे पहले हैंडसेट को आपको डिटेक्ट करना होगा, आईसी निकाल के कीजिए या आईएसपी से कीजिए। आईएसपी भी मैंने समझाया है क्या होता है, या फिर आप आईसी निकाल के डायरेक्ट यहाँ एडेप्टर में लगा के कीजिए। तो ये प्रोसेस है, हैंडसेट कनेक्ट है तो आप उसकी एफआरपी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगला है क्लियर पिन कोड पासवर्ड। क्लियर पिन कोड गेट थ्रू पासवर्ड का मतलब है कि आप अपने हैंडसेट की पिन कोड पासवर्ड को रिमूव कर पाएंगे, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, जिससे आपकी डेटा बचे रहेंगे और हैंडसेट यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये ओल्ड मॉडल फोन पे काम करते हैं, पुराने मॉडल पे काम करते हैं, जिसका एंड्रॉयड वर्जन 5.0 6.0 तक रहा है। जो लेटेस्ट वर्जन की फोन है वो इस ऑप्शन से आपकी पासवर्ड रीड नहीं होंगे, वो फेल्ड मार देगा। तो जो पुराने वर्जन की फोन है आप उसे यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। एंड्रॉयड फैक्ट्री इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अपने फोन की एंड्रॉयड इन्फो लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगला है फॉर्मेट यूजर डेटा। फॉर्मेट यूजर डेटा पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंडसेट क्या होगा, अनलॉक हो जाएगा, बट यूजर डेटा उसके सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, कोई भी उसमें पिक्चर वगैरह नहीं बचेगा। तो क्वालकॉम की हैंडसेट को कभी भी फॉर्मेट यूजर डेटा करके अनलॉक नहीं करना है। जो भी क्वालकॉम की चिपसेट रहेंगे तो उसको फॉर्मेट यूजर डेटा करके अनलॉक नहीं करना, नहीं तो मोबाइल डेड हो जाएगा या वाइब्रेटिंग पे चला आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमटीके को आप फॉर्मेट यूजर डेटा करके अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट ओप्पो। रीसेट ओप्पो का मतलब है कि ओप्पो रियलमी के कोई भी अगर फोन है तो आप यहाँ से उसे अनलॉक कर सकते हैं रीसेट ओप्पो के थ्रू। हाँ, आईएसपी से कीजिए या फिर आईसीआई निकाल करके एडेप्टर से कीजिए। तो रीसेट ओप्पो का काम है कि किसी भी ओप्पो फोन को यहाँ से आप कनेक्टिविटी बना लेते हैं तो रीसेट ओप्पो पे 1 क्लिक में उसकी जो पासवर्ड है वो निकल जाएगा और डेटा भी सुरक्षित रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ओप्पो का जितना भी लेटेस्ट फोन है और रियलमी का, कल का ही लॉन्चिंग क्यों ना हो, अगर आप उसे आईएसपी करके, अगर आप उसे सीपी अपनी कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बना लिए हैं, हैंडसेट डिटेक्ट हो चुका है, तो आप उसको अनलॉक करेंगे तो उसका डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा बचेगा। ओप्पो, रियलमी और वीवो 3 ब्रांड का। तो ओप्पो रियलमी का यहाँ से हो जाएगा, वीवो के लिए इसकी अगली टूल है वो वहां से हो जाएंगे। अगला है वाइप यूजर डेटा। अरुण यादव जी पूछ रहे हैं कि वाई 12 है, पोर्ट बन रहा है बट ऑन नहीं हो रहा है। तो पोर्ट बन रहा है ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्मवेयर से भी दिक्कत हो सकता है, ईएमएमसी से भी दिक्कत हो सकते हैं, या फिर ईएमएमसी का सप्लाई चेक कीजिए। ठीक है, वाई 12, क्योंकि उस कंडीशन में ये होता है पोर्ट बन रहा है तो पावर सीपीयू सेक्शन मैक्सिमम सही रहते हैं, ज्यादातर ईएमएमसी फॉल्ट और बूटिंग सिस्टम का इशू रहता है। नेक्स्ट है वाइप यूजर डेटा। वाइप यूजर डेटा करके भी आप हैंडसेट को अनलॉक कर सकते हैं, इसमें आपका डेटा जो है लॉस हो जाएगा, डेटा बचेगा नहीं। नेक्स्ट है पैच सिस्टम। पैच सिस्टम यूआई का मतलब है कि आप किसी कभी भी किसी हैंडसेट को अनलॉक करेंगे तो वो हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा, बोलेगा फर्स्ट पैच एंड देन अनलॉक योर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले उसके सिस्टम और सिक्योरिटी को पैच करने पड़ते हैं, उसके बाद फोन अनलॉक होता है। तो ज्यादातर इसके यूज नहीं पड़ते हैं, बट जरूरत पड़ी तो आप पैच सिस्टम यूआई करके फिर से उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद है डंप ईएमएमसी फर्मवेयर और अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर। काफी ध्यान से समझ लीजिए, डंप ईएमएमसी फर्मवेयर क्या होता है और अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर क्या होता है। जितने भी ईएमएमसी की जो आरपीएम भी क्लीन होते हैं, आरपीएम भी क्लीन होते हैं, वो क्लीन होता है अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करने से। जैसे ही अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो वो एक आपको ईएमएमसी का एफएफयू फाइल मांगेगा, जिसको कि हम लोग फैक्ट्री फ्लैश फाइल कहते हैं। ठीक है, तो एफएफयू फाइल मांगेगा, एफएफयू फाइल अगर आप उसे दे देंगे तो वो ईएमसी आपकी अपडेट हो जाएंगे, और जैसे ही वो अपडेट होगा तो उसका पुराना जो भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जैसे आरपीएम भी या उसका बूटिंग सिस्टम सारे के सारे उसमें से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपडेट ईएमएमसी करके हम आरपीएमबी को क्लीन करते हैं, ईएमएमसी के फर्मवेयर को अपडेट करके। और या ये भी कर सकते हैं, इसकी जो अगली टूल है उसमें क्या ऑप्शन है, या इसी टूल में कि जैसे ही आप सैमसंग की ईएमएमसी को डिटेक्ट करेंगे,
सैमसंग की एमएमसी को जैसे ही आप डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि आरपीएम भी क्लीन सिर्फ सैमसंग के एमएमसी का होता है, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जब एमएमसी डिटेक्ट होगा तो यहाँ जो ये आरपीएम भी देख रहे हैं प्रोग्राम, इतनी टाइमिंग 64,356 टाइम्स, तो यहाँ पे सामने में लिख देगा अपडेटेबल। ठीक है, जैसे आता है ना एंड्रॉइड अपडेटेबल, तो वहाँ सामने में अपडेटेबल लिख देगा। वहां पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपकी एमएमसी जो है अपडेट हो जाएंगे। आपके कंप्यूटर में कहीं भी फाइल रखा हुआ है तो उस फाइल को ये क्या करेगा, डिटेक्ट करके आपके एमएमसी को अपडेट कर देगा और उसकी आरपीएम भी क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, और है डंप पीएमसी फर्मवेयर। डंप पीएमसी फर्मवेयर का काम होता है कि आप किसी भी ईएमएमसी का चाहें तो उसके फर्मवेयर का डंप ले सकते हैं। अब ईएमएमसी फर्मवेयर क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक तो आपके ईएमएमसी में एंड्रॉइड का फर्मवेयर होता है, एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड सिस्टम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उससे पहले आपके ईएमएमसी में एक खुद का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बायोस कहते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या है, पेन ड्राइव कंपनी जो है खुद भी पेन ड्राइव को पहले प्रोग्राम किया है, तभी वो जो है ऑटो प्ले काम करते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है, नहीं तो वो भी डिटेक्ट होने बंद हो जाएंगे। यानी उसके अंदर भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, वो 2 MB 4 MB या केवी में रहता है, एकदम छोटा सॉफ्टवेयर है जो कि वो उसको उस हार्डवेयर को एक्टिव कराने का काम करता है। तो इस यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आपके ईएमएमसी के अंदर का खुद का सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाएगा तो वो ईएमएमसी आपको डेड आएगा, डेड आएगा। वो रिपेयर उसे आप करेंगे टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करके। काफी ईएमएमसी के साइट में टेस्ट पॉइंट आप देखते हैं वो दिया रहता है, वो टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करके उस पर ईएमएमसी फर्मवेयर अगर आप राइट कर देंगे तो वो ईएमएमसी काम करना फिर से चालू हो जाता है। तो वो कुछ ईएमएमसी है जो रिपेयर होते हैं ओनली फॉर सैमसंग के, बाद में भी कोई ईएमएमसी रिपेयर नहीं होता है, सिर्फ सैमसंग की ईएमएमसी ही रिपेयर होते हैं। ठीक है, और रही बात किसी भी एमएमसी का सिर्फ आरपीएमबी को क्लीन करना है, सैमसंग की एमएमसी को ओनली फॉर आरपीएमबी को क्लीन करना है, तो यहाँ पे आपका जो सैमसंग का एमएमसी रहेगा उसके सामने में लिख देगा अपडेटेबल। उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो यस या नो का जवाब पूछेगा, आप यस कर दीजिएगा, बस 2 मिनट का समय लेगा, आपकी आरपीएमबी जो है वो क्लीन हो जाएगा और उस एमएमसी में जो भी मौजूदा फ्लैश फाइल था वो सब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एडवांस। इसके बाद यहाँ नीचे के ऑप्शन दिए गए हैं यूनिवर्सल। यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला रिपेयर EXTCXD, यानी EXTCXD को अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कस्टम ऑपरेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपका ये यूनिवर्सल EXTCXD है और इसको अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो कैन बी ब्राइट योर ईएमएमसी यू नॉट दैट यू आर डूइंग कंटिन्यू कस्टम ऑपरेशन, यानी कि अगर आप ये ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ईएमएमसी ब्राइट भी यानी कि खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो क्या आप इसे कंटिन्यू चाहते हैं, यस या नो? तो आप चाहें तो इसे यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। यहाँ से रिपेयर EXTCXD करेंगे तो उसका जो ये बूट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है ये उसे ठीक कर देगा। बट इसके ठीक करने के तरीका हमें यहाँ भी मालूम है जो कि मैंने आपको यहाँ एडवांस में बताया, सॉरी यहाँ पे यहाँ मैंने बताया था कि इसके भी थ्रू हम बूट कॉन्फ़िगरेशन को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ फैक्ट्री फॉर्मेट। अगर आप अपनी एमएमसी को पूरा इरेज करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, उसे फिर से खाली करके फिर से प्रोग्राम या फ्लैश करना चाहते हैं तो यहाँ से फैक्ट्री फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ कर देंगे तो आपका एमएमसी कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। उसके बाद रीड स्मार्ट रिपोर्ट। स्मार्ट रिपोर्ट मतलब हेल्थ रिपोर्ट। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि सिर्फ सैमसंग के ही एमएमसी का आप हेल्थ रिपोर्ट को यहाँ से ले पाएंगे, अदर की एमएमसी हेल्थ रिपोर्ट यहाँ से आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है अदर ईएमएमसी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सैमसंग की ईएमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे ये ईएमएमसी का हेल्थ रिपोर्ट चेक करेगा, बट ये क्या रहा है कि दिस इज नॉट सैमसंग, यानी कि ये सैमसंग का ईएमएमसी नहीं है, किसी और कंपनी का ईएमएमसी है। तो आप इसकी हेल्थ रिपोर्ट जो है इस वाले टूल से नहीं ले सकते हैं, EasyJet जो क्लासिक स्वीट है इससे नहीं ले सकते हैं, बट दूसरे टूल से आप उसकी हेल्थ रिपोर्ट को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो अगली टूल है इसके बाद भी अभी 2 टूल और बाकी है, उस टूल को जब हम पर आएंगे तो आपका जो हेल्थ रिपोर्ट है वो सभी एमएमसी के वहां पे लिए जाते हैं।
ये टूल इजी जेट एज का ही है, बट ये थोड़े से लोअर वर्जन है, लेकिन फिर भी इजी जेट एज का पार्ट है तो हम बता रहे हैं। उसके बाद है यहाँ से नेम रिपेयर, आपकी जो साइज है उस नेम को रिपेयर आप कर सकते हैं। उसके बाद नेम फॉर्मेट और रिसेट, यानी कि एमएमसी को आप पूरा फॉर्मेट और रिसेट करना चाहते हैं सैमसंग को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं ओनली फॉर सैमसंग की एमएमसी के लिए दिया है। और देखिए यहाँ दिया है आपको रिमूव राइट प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी जो राइट प्रोटेक्शन का लॉक था यहाँ पे, अगर वो लगे हुए हैं सैमसंग की एमएमसी में ओनली कि राइट प्रोटेक्शन परमानेंट या नॉर्मल कोई भी हो, तो आप यहाँ रिमूव राइट प्रोटेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से कस्टम कर देंगे तो वो राइट प्रोटेक्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, अगर राइट प्रोटेक्शन इनेबल है तो। ठीक है। उसके बाद ईएमएमसी सीआईडी एडिटर, यानी आप अपनी ईएमएमसी के सीआईडी को चेंज करना चाहते हैं, सीआईडी नंबर ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सीआईडी और सीआईडी नंबर को चेंज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में दिया है स्मार्ट रिपोर्ट, रीड स्मार्ट रिपोर्ट सैंडिस्क की, तो ये सैंडिस्क होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो ये शायद सैंडिस्क नहीं है, इसीलिए हम इसे चेक नहीं करेंगे। ठीक है। अब है ईएमएमसी पासवर्ड लॉकेट, ये देखिए। तो अगर आप में ईएमएमसी ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ से करेंगे इरेज ईएमएमसी पासवर्ड, इरेज। और अगर सेट करना चाहते तो यहाँ से करेंगे सेट ईएमएमसी पासवर्ड। दोनों ऑप्शन है, अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ से इरेज कीजिए, नहीं लगा हुआ है तो यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। और है यूनिवर्सल फैक्ट्री रिपेयर, यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर। यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर का मतलब है कि जो भी आप कोई भी एमएमसी अगर आप लगा हुए हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एमएमसी कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा, और उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत बैड हेल्थ है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो हम लोग इसकी सेकेंड पार्टीशन करते हैं, यानी कि सेकेंड पार्टीशन इसको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर पार्टीशन। हार्डवेयर पार्टीशन टैब का काम होता है कि यहाँ देखिए सैमसंग बूट प्लस आरपीएमबी साइज, यानी कि सैमसंग के एमएमसी का आप उसकी रोम 1 रोम 2 3 की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे जो ये साइज है, अगर आप चाहते हैं कि साइज को आप बढ़ा ले यहाँ से तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, 4 MB से 2 और 8 MB पे लाके कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे? वो इसलिए घटाएंगे बढ़ाएंगे कि इस एमएमसी को यहाँ से निकाल के किसी दूसरे फोन में लगाएंगे। जिस फोन में लगाएंगे अगर वहां की बूट और रोम की साइज अगर अलग अलग है तो फिर आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है मैनुअली कि आप यहाँ से इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लास्ट में आपका है, यहाँ पे ये जो साइज है हमारा ये वाली, ये है हमारा वन टाइम पार्टीशन ओटीपी। यहाँ देखिए ओटीपी, यानी कि ये वन टाइम पार्टीशन। आपके एमएमसी में अगर बैड हेल्थ है, 90% कंज्यूम है, और आप अपने एमएमसी का सेकेंड पार्टीशन करना चाहते हैं, सेकेंड पार्टीशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी को आप टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद यहाँ राइट टू एक्सटीसीएलडी पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले यहाँ आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कन्फर्मेशन। यहाँ देखिए कन्फर्म CONFIRM, तो कन्फर्म यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इसकी सेकेंड पार्टीशन को कर पाएंगे। ठीक है। सेकेंड पार्टीशन जो बैड हेल्थ होने के बाद, यहाँ जो आपको मैंने बताया था ये वाली टॉपिक, ये टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। ये टॉपिक का मतलब है कि अगर आप चाहें एमएमसी का तो सेकेंड पार्टीशन को कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्टीशन करने के लिए यहाँ पे सभी को टिक करना होगा और राइट टू एक्सटीसीएलडी पे क्लिक करेंगे तो वो एमएमसी फिर से उसमें पार्टीशन राइट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा ओटीपी, यानी वन टाइम पार्टीशन। आप चाहते हैं कि यहाँ से वन टाइम पार्टीशन को आप लॉक कर दें या अनलॉक कर दें। अगर आप वन टाइम पार्टीशन को यहाँ से लॉक कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, वन टाइम पार्टीशन जो ये टेम्पररी लॉक हो जाएगा। ये क्या है हमारा, देखिए टेम्पररी ये डन हो गया, अब इस पे पार्टीशन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, उसे लॉक कर दिया। अब इस पे वन टाइम पार्टीशन करेगा तो ये नहीं होंगे, बोलेगा कि पार्टीशन सेक्टर इज लॉकेड, फर्स्ट अनलॉक योर वन टाइम पार्टीशन।
इस टाइप का आपको इंफॉर्मेशन देगा जब हम इसकी पार्टीशन करेंगे। तो फिर यहाँ से अनलॉक वन टाइम पार्टीशन करना है, तो फिर आपका क्या होगा वो देखिए, राइट प्रोटेक्ट ग्रुप ये जो है डन हो चुका है, ठीक है। तो ये अब ये अनलॉक हो गया, फिर ये अब इस पे पार्टीशन हो पाएंगे। तो यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बट इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी अभी टॉपिक्स थी इस टूल की, वो सब सारे टॉपिक्स मैंने फ्लैशर से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने आज के डेट में इस टूल को मैंने क्लियर करा, ठीक है। अब हम आप लोगों से थोड़ा सा इस टूल्स के बारे में सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग कल जो है अगली टूल पे चलेंगे, क्योंकि एक दिन में एक से ज्यादा टूल पर आएंगे तो काफी ज्यादा लोड आ जाएगा माइंड पे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं अभी की क्लास से संबंधित। एवरीवन मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो संजय जी बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर अभी फिलहाल जेटेग लेना है या यूएफआई है सर? अभी के समय में अगर लेना है तो प्रेजेंट के डे को देखते हुए जेटेज बढ़िया है, क्योंकि इसमें यूएफएस के भी ऑप्शन मिलते हैं, और यूएफआई में अभी यूएफएस अपडेट नहीं आया है, तो प्रेजेंट में जेटेज बढ़िया है। ओके ओके, थैंक यू। और हाफिज जी बताइए। सर ये रेड वाला अच्छा होता है? हेलो हाफिज जी सुन पा रहे हैं तो बताइए, अनम्यूट हो जाइए हाफिज जी। जी जी बताइए। नहीं सुन पा रहे हैं हाफिज जी? जावेद जी बताइए, जावेद जी। सर जी। हाँ हाँ बताइए। सर जब भी हम डंप ये कर लेते हैं, फाइल डंप कर लेते हैं और सिक्योरिटी यूज करते हैं, तो पहले हम लोगों को डंप फाइल राइट करके ही बाद में सिक्योरिटी करना है ना सर? पहले सिक्योरिटी नहीं करते। पहले सिक्योरिटी नहीं राइट होगा, जब हम उस पर डंप राइट करेंगे तभी उसमें जीपीटी टेबल बनेगा, और जब अच्छा। टेबल बनेगा तभी तो उस टेबल पे हम फाइल को राइट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब जब अगर वो अडॉप्टर में कनेक्ट नहीं होने लगा, तो जैसे आपने बोला सर यूएफएस के लिए हम लोगों को रिवॉल्व करना पड़ेगा, ईएमएमसी के क्लीन करके लगाएंगे तो ले लेगा ना सर? हाँ हाँ जेटेज में क्लीन करके लगाएंगे, काम कर जाएगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए मोहम्मद फरमान अली जी बताइए। यस सर। जी जी कहिए। सर आपने जो बताया अभी इसमें अनलॉकिंग टैब में जो एडवांस टैब में, वही एडवांस टैब में जो अनलॉक के बारे में बताया था, ओके। यूएसबी के थ्रू भी हो सकते हैं? नहीं, यूएसबी के थ्रू यहाँ से नहीं होंगे, यूएसबी के थ्रू इससे इसकी एक सबसे लेटेस्ट टूल है वहां से होगा, लेकिन जो ऑथेंटिक मोबाइल है वो नहीं होगा। जो जैसे कि जो नॉर्मल मोबाइल आप यूएमटी एमआरटी से करते हैं, जैसे रेडमी 1 2 3 3S, ओप्पो की पुरानी 37 वगैरह, जो भी छोटे छोटे फोन है उसे आप यूएसबी से भी कर सकते हैं अटैच में, लेकिन वो अगली टूल में है, वहां पे होगा। यहाँ पे तो सिर्फ आपको आईएसपी से होंगे या फिर आईसी निकाल करके होंगे, ठीक है। ओके सर। जी फरमान जी। इस हिसाब से तो सर ये टूल तो किसी काम का नहीं है, इसका मतलब ये टूल जो अभी मैंने आपको बताया, ये टूल में यूएसबी नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये किसी काम का नहीं है, काफी काम का है, बट यहाँ पे यूएसबी मोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आईएसपी और एडाप्टर मोड अवेलेबल है, यानी कि दो तरीके से यहाँ सिर्फ आप कम्युनिकेशन बना सकते हैं हैंडसेट का, यूएसबी नहीं है।
अब जैसे हम लोग आईएसपी पे काम करेंगे तो फिर यूएसबी पे सब सेट नहीं ना होगा, सिर्फ पुराने सेट होंगे। अब प्रोग्रामिंग जब भी करेंगे तो वो यूएसबी से नहीं होगा, वो आईएसपी से ही होगा। ठीक है, जी सर जी। ओके। और फारूक खान जी। जी सर, मैं सोच रहा था EO5 बॉक्स लो सर। जितने भी सारे ISP अवेलेबल है सर, वो ISP से सारे काम हो जाएगा। देखिए फारूक खान जी, हेलो। आप यूएफआई क्लास आपका हो चुका है, यूएफआई हो चुका हाँ है? सर, हो चुका। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो जेटेज और 2 दिन चलेंगे, तो जेटेज को क्लियर कर लीजिए, फिर आप दोनों में कंपेयर कीजिएगा कि कौन से बॉक्स के फंक्शंस जो है वो अच्छे हैं और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, तब आपको समझना है। मैं ये बोल रहा था सर, जितने भी माने ISP, जिस जिस मॉडल पे ISP है उसमें सारे काम हो जाएगा ISP से। हाँ, सारे काम आईएसपी से हो जाएंगे, फ्लैशिंग भी हो जाएंगे, अनलॉकिंग भी हो जाएंगे, डेड बूट रिपेयर भी हो जाएगा। लेकिन जिसका आईएसपी नहीं है उसके आईसी निकाल करके होगा। इसीलिए तो मैंने आप लोगों को हार्डवेयर में आईसी निकालना सिखाया कि किस तरह से आईसी निकालते हैं, ब्लैक हो या व्हाइट हो जो भी हो। पिन टूट गया उसको कैसे बनाएंगे, प्रिंट टूट गया, सब कुछ इसलिए बताया जाता है। ब्लैक पेस्टेड IC निकालने में बहुत दिक्कत होता है सर, एक बार हाँ, अच्छे से। ब्लैक पेस्टेड ही अगर निकालने में दिक्कत होता है तो पहले नए बोर्ड पे नहीं काम करना है। पहले आपके दुकान में जो पुराने बोर्ड है, जो कस्टमर नहीं ले जा रहा है या ऐसे भी पेंडिंग में है, उस सब फोन को ढूंढ के बाहर निकालिए और उस पर पहले 1 आध सप्ताह 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए, हाथ को फ्रेश कीजिए, बैठाइए, उसके बाद फिर वर्किंग फोन पे काम कीजिए। ठीक है, जी सर। ओके। और ये नंबर है लास्ट में 01, बताइए जी, सुन पा रहे हैं? अनम्यूट हो जाइए। 898 मोबाइल नंबर आप सेव किए हुए हैं ऊपर में। नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए वरुण जी। सर जैसे यूएफआई में एक्सक्लूसिव डॉम जो रीड करते हैं, EasyJet में नहीं होगा सर? हाँ, EasyJet में भी होगा सर रोम 1 रोम 2 और ये तो 3 हुआ ना सर? EasyJet में भी होगा, लेकिन EasyJet में क्या है कि आपको जो है इसके अलग मेथड है, वो मैं आपको कल बता देता हूँ कि एक्सक्लूड यूजर डेटा कैसे बनाते हैं। यूएफआई में वो सामने दिया गया है बट यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ उसके अलग तरीका है, वो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, जी सर जी। ओके। और हफीज आईफोन जी। गोपाल जी बताइए। यस सर। हेलो सर। जी जी बताइए हफीज जी। मैं ये पूछ रहा था कि एक मेरे पास S4 है सैमसंग का, तो हाँ उसमें से मुझे फोटोज वगैरह बैकअप लेना है, तो मैं eMMC निकाल के ले सकता हूँ? हाँ, वो eMMC ये निकाल के ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहता है इनक्रिप्टेड और अनइनक्रिप्टेड। अगर वो अनइनक्रिप्टेड है तो ही आपकी वहां से बैकअप निकलेंगे, अगर इनक्रिप्टेड है तो नहीं निकलेगा। इनक्रिप्टेड है तो नहीं निकलेगा, क्योंकि नहीं उसमें निकलेगा। वो फोन में पासवर्ड तो लगा हुआ था। वो पासवर्ड फोन लगा हुआ था तो फिर वो इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड होगा सर? हाँ, तो वो ओके। नहीं निकलेंगे। इनक्रिप्टेड का भी सॉल्यूशन नहीं आया है। देखिए मार्केट में नए नए बॉक्स लॉन्च किए हैं, जैसे मीपी वगैरह आया है, बट उसकी मैंने अभी प्रैक्टिस ना करी है, उसको अभी मैंने नहीं डेमो करा है। तो वो अगर रहेगी मीपी में भी कि अगर अनक्रिप्टेड का ऑप्शन दे देता है तो फिर बेस्ट है कि आप मीपी अनक्रिप्टेड को भी रीड कर पाएंगे। ठीक है, मीपी बॉक्स सर, मीपी। हाँ। तो देखिए मीपी अभी में मीपी में बॉक्स में भी है क्या कि अभी जितने भी नॉर्मल बॉक्स मार्केट में बिके हैं, यूएफआई, जेटेज, मेडूसा, इस सबसे ज्यादा उसमें फीचर्स है ईएमएमसी के वर्क के लिए। तो हो सकता है कि अगर उसमें आ जाए उसके अपडेट्स में तो इंक्रिप्टेड के भी होगी, लेकिन बट अभी यूएफआई जेटेज से इंक्रिप्टेड का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो सर अभी लेना है मुझे बॉक्स, कोई भी एक लेना है अभी, तो मैं कोई इसका भी वेट करूं? अभी एक लेना है तो चुपचाप एक EasyJet ले लीजिए। ठीक है, EasyJet ही लो। ओके बस ओके सर। एकदम यूएफआई, यूएफएस और ईएमएमसी दोनों काम हो जाएंगे।
ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और गोपाल जी बताइए। हेलो। जी जी। हेलो सर, सैमसंग के एमएमसी में सिर्फ आरपीएम भी लगती है क्या? अदर्स कोई सैंडी माइक्रो एफ का है नहीं, उसमें आरपीएम भी लगता है? गोपाल जी दोबारा बताइए जरा, आवाज कम आ रहा था। आरपीएम भी जो है सिर्फ सैमसंग की एमएमसी में लगता है ना? अदर्स कोई जो सैंडिक्स है, आपका एफ हाइनिक्स है, उसके भी एमएमसी में आरपीएम भी लॉक लगता है? आरपीएम भी जो पार्टीशंस है वो सब में रहता है और आरपीएम भी सारे के एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ सैमसंग के ईएमएमसी की ही आरपीएम भी पार्टीशंस को रीसेट कर सकते हैं और उसे रीसेट करके उस ईएमएमसी को किसी दूसरे फोन में हम चला सकते हैं। लेकिन सैमसंग ईएमएमसी को छोड़ करके जितने भी ये सैंडिस्क, हाइनेक्स, किंगस्टन, माइक्रॉन, उन सभी की आप आरपीएम भी को क्लीन नहीं कर सकते हैं। अगर उन सभी की भी आरपीएम भी क्लीन होने लगे तो फिर आप किसी भी हेडफोन फोन में कोई भी ईएमएमसी को लगा के यूज में ला सकते हैं। तो अभी 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 प्रेजेंट में सिर्फ सैमसंग की आरपीएम भी क्लीन होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कपिल जी बताइए। सर इस टूल में आईएसपी कहाँ से ऑप्शन है सर? इस टूल में आईएसपी पिन आउट करने के लिए ऑप्शन? आईएसपी पिन आउट्स करने के लिए इस टूल में सिर्फ यहाँ से आपको ऑप्शन को चेंज करने पड़ेंगे। स्क्रीन मिल रहा है आपको? हाँ सर। यहाँ से सेलेक्ट कर देना है आईएसपी, ठीक है, और हाँ, डिटेक्ट करना है, तो फिर आपकी फोन आईएसपी से डिटेक्ट होंगे। हाँ सर। ठीक है, हाँ ओके सर। ओके। चलिए एवरीवन, तो अब मैं निकलता हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में भी मुझे जाने हैं, तो अब हम लोग कल फिर मिलते हैं एवरीवन। गुड नाइट। और ऐसे भी आप लोगों को 9 बजे फिर आना है, आज आप लोगों की स्कीमेटिक्स क्लास होगी। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट।